जब भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल ग्राफ, इलेक्टोरल ग्राफ नीचे जाएगा, तब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही आवाज उठेंगी। और पिछले 5 सालों में जितना उत्तर प्रदेश में डर का माहौल रहा, जो भी सरकार के खिलाफ काम करता है या बोलता है उनको बंद करना, उन पर कार्रवाई करना, केसेस चलाना। 2022 में योगी मुक्त उत्तर प्रदेश, 2024 में मोदी मुक्त भारत। नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आज मेरे साथ हैं श्री सुधींद्र कुलकर्णी, जो हिंदुस्तान के जाने माने लेखक हैं और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। सुधींद्र कुलकर्णी जी की जो राजनीतिक विचार यात्रा एक कम्युनिस्ट के रूप में शुरू हुई, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यालय में उन्होंने एक दायित्व निभाया, उनके सहयोगी रहे और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी से मुक्त हो गए। इस समय श्री सुधींद्र कुलकर्णी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं और उत्तर प्रदेश में उन्होंने दौरा किया है कानपुर, रायबरेली और पूर्वांचल में बनारस के आसपास सोनभद्र, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर। तो सबसे पहले तो सुधींद्र जी नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थोड़ा बताएंगे आप कहाँ गए, क्या देखा आपने और उत्तर प्रदेश के बारे में आपका क्या परसेप्शन, इम्प्रेशन बन रहा है, यहाँ की समाज, यहाँ की व्यवस्था या जो इलाके आपने देखे? उत्तर प्रदेश आने से पहले मैं गोवा गया था, पंजाब गया था और दोनों जगह मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार किया। पिछले 15-16 दिन से मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और कई जगह जाने का मुझे मौका मिला और हर जगह मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार किया है। और उसका मुख्य उद्देश्य 2022 में योगी मुक्त उत्तर प्रदेश, 2024 में मोदी मुक्त भारत। जैसे आपने कहा कि मैं एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी में था, 16 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी में सेवा की, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में था। आज भी उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, लेकिन अटल जी की भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी जमीन आसमान का फर्क है। पिछले 7-8 सालों में जितना लोकतंत्र पर हमले हुए हैं, जितने संवैधानिक मूल्यों पर हमले हुए हैं, कभी नहीं हुआ था। और देश को धर्म के नाम पर बांटकर सत्ता हासिल करना और सत्ता बनाए रखना, यह इनकी नीति रही है, जो हमने पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार में इन्होंने तो सभी हदें पार कर दी। समाज में फूट डालना, नफरत फैलाना, सामाजिक सद्भावना को खत्म करना, यह इनकी पॉलिटिकल एजेंडा रही है। और इसके अलावा जो जनता की, जो आम जनता की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, इनकी तो केवल वायदे पर रहे, कुछ अमल में नहीं आए। तो यह सब देखते हुए मैंने और मेरे साथ और भी कई लोग हैं कि इस बार इन 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की हार होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश। नहीं तो उत्तर प्रदेश में आप पूर्वांचल में मुख्य तौर पर गए, वहां क्या देखा, लोगों ने क्या बताया आपको? देखिए, जहां जहां मैं गया हूं मेरे 2 ऑब्जर्वेशंस हैं। ऊपर लगता है कि ये बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, यानी कोई लहर तो है ही नहीं, ना बीजेपी के पक्ष में लहर है, ना समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में है। लेकिन दूसरे लेवल पर एक अंडर करंट
चल रहा है और दिख भी रहा है कि लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश की पिछले एक लगभग 40 सालों की आप चुनावी इतिहास को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी एक ही पार्टी को दोबारा कंटिन्यूअसली चुनकर नहीं दिया। 2007 में मायावती जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 12 में बदल गई। 12 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन 17 में उनको हराया गया। 17 में भारतीय जनता पार्टी आई है और अब फिर एक बार इस पार्टी को नहीं तो जो लोग, आपका कहना है कि लोग बदलाव चाहते हैं, लोगों ने कहा कि हम बदलाव चाहते हैं, तो क्या बता रहे हैं उनको, क्या परेशानी क्या है, क्यों बदलाव चाहते हैं? क्योंकि सरकार का, मोदी और योगी का तो ये कहना है कि हमने बहुत काम किए हैं विकास के, दंगा नहीं होने दिया, अपराध का नियंत्रण किया और इतने लोगों को फ्री राशन दिया, मकान दिया। तो उनका तो कहना है कि हमने लोगों की खुशहाली के लिए बहुत काम किया, कोरोना के टीके भी लगवाए। तो लोग क्यों बदलना चाहते हैं फिर? अच्छा, आपने जो अंत में कोरोना का जो उल्लेख किया वहीं से मैं शुरू करता हूँ। कोरोना काल पूरे देश के लिए एक अत्यंत संकट का काल रहा और इस समय में उत्तर प्रदेश में, मैं तो बम्बई में था, देश की पूरी जनता ने उत्तर प्रदेश की हालत को देखा है। जिस प्रकार से कोरोना के विक्टिम्स, उनकी लाशें नदी में बह रही थी, गंगा में, और मैं स्वयं कुछ लोगों को यहाँ जानता हूँ जो ऑक्सीजन न मिलने से उनकी मृत्यु हुई। और अब सरकार कहती है कि ऑक्सीजन के अभाव से कोई मरा ही नहीं, यानी इतनी असंवेदनशीलता। अब आइए दूसरे जो आपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी ने लाभार्थी, यह एक बहुत बड़ा शब्द बन गया है इस चुनाव में, सबसे गरीब जो है उनको मुफ्त में अनाज, मुफ्त में कुछ और कुछ सुविधाएं दे दी हैं। ये तो उनका कर्तव्य है, किसी भी सरकार का कर्तव्य है। जी जी, कुछ हद तक उन्होंने दिया है, लेकिन ये कहना कि आपने हमारी नमक खाई है इसलिए आपको हमें वोट देना, ये तो लोकतंत्र की मानसिकता नहीं है। पहले स्वयं मोदी जी ने ये भाषा कही, आपने हमारी नमक खाई है। जब प्रियंका गांधी ने जवाब दिया तब मोदी जी ने अपनी बात थोड़ी सी बदल दी, लेकिन मानसिकता वही है। अब मैंने कई लोगों से सुना है कि एक तरफ से कुछ लोगों को मुफ्त में दे दिया, लेकिन सभी जनता से कितना वसूल किया गया। महंगाई तो चरम पर है। गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर मिले, लेकिन गैस का आज भाव 1000 रुपए से ज्यादा हो गया है। कई सारे गरीब परिवार हैं जिन्होंने अपना गैस सिलेंडर वो आज इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। इसी तरह यानी एक जमाना था प्याज के दाम बढ़ने पर वो एक चुनावी मुद्दा हुआ था। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आज सरसों का तेल, यह भी एक इस चुनाव में मुद्दा है, भले ही लोग उस पर बात न करते हो। जी जी, नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो छोटा जानवरों का मुद्दा है बहुत। इसी प्रकार तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जहां यानी अब दुनिया के बाजार में क्रूड ऑयल कीमत बढ़ गई है, लेकिन एक पिछले 3-4 सालों उसकी कीमत इतनी बड़ी नहीं हुई थी, केवल $60 $80 पर बैरल। लेकिन फिर भी पेट्रोल और डीजल यहाँ लगभग 100 रुपए लीटर बन गई। तो लाभार्थी, एक दूसरा शब्द भी मेरे जहन में आता है, नुकसानार्थी। यानी नहीं, वो जिनका नुकसान हुआ है। एक दो लोगों से बात की, उनका कहना है कि वो एक हाथ से 5 किलो दिया और दूसरे हाथ से सब हमने से वसूल ले लिया। तो
जनता ये समझती है। लोग इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। रोजगार देना तो दूसरी बात है, लेकिन जो रोजगार मांग रहे थे उन पर लाठी चलाना, जो इलाहाबाद में हुआ, ये तो लोकतंत्र में आंदोलन करना सबका एक लोकतांत्रिक अधिकार है। और पिछले 5 सालों में जितना उत्तर प्रदेश में डर का माहौल रहा, जो भी सरकार के खिलाफ काम करता है या बोलता है उनको बंद करना, उन पर कार्रवाई करना, केसेस चलाना, इसके अलावा और कुछ मुद्दे हैं जिनके तो आप जैसे चाहते हैं कि यूपी में बीजेपी हारे, योगी मुक्त है, तो आपने किया क्या इन जिलों में जाके? आपने क्या किया उसके लिए? देखिए, मैं तो एक साधारण गैर पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मैंने चुनावी प्रचार में मैंने हिस्सा लिया, मैंने प्रेस से बातें की, जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित किया, डोर टू डोर कैंपेन भी मैंने की है, नुक्कड़ सभाओं में मैंने किसके पक्ष में किया आपने? किसको जिताने की बात करी आपने? कई जगह मैंने समाजवादी पार्टी का प्रचार किया है, जैसे कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी उसके उम्मीदवार के लिए, कई जगह कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है उनके लिए मैंने प्रचार किया है। आपका ये भी कहना है कि 2024 में मोदी मुक्त भारत आप चाहते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर आपको लगता है कि कोई विकल्प है या कोई ऐसी मोर्चा, कोई गठजोड़ राजनीतिक? क्योंकि अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको लगता है कि कोई बनेगा, बन सकता है? जरूर बनेगा, प्रक्रिया में है, जरूर बनेगा। क्यों? देखिए, पूरा देश आज मोदी के प्रॉमिसेस और मोदी का परफॉर्मेंस, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। 2014 में जो उन्होंने एक वायुमंडल बनाया था कि हम सत्ता में आने के बाद यह करेंगे, वह करेंगे, लोगों ने विश्वास रखा। एक तरफ हिंदुत्व का एक आकर्षण था, दूसरा गुजरात मॉडल हमने जो गुजरात में किया है वो पूरे देश में चलाएंगे और पूरा देश में एक बदलाव आएगा। लेकिन 7.5-8 सालों के बाद आज भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है? आप सोच नहीं सकते कि गरीब मध्यम वर्ग, उनकी आमदनी आज घटी है कोरोना के कारण और इनके गलत नीतियों के कारण। इन 7.5 सालों में इनका सबसे साहसी कदम कौन सा था? जरा पीछे मुड़कर देखिए, जो कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता था वह काम मोदी जी ने किया, नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन। और उस समय ऐसा लग रहा था कि इसका ये जो कर रहे हैं, ये अमीरों के पास जो ब्लैक मनी है ये सब हम जब्त कर लेंगे। तो गरीबों ने भी इसका समर्थन किया। आज किसी भी चुनावी रैली में ना मोदी ना किसी भारतीय जनता पार्टी का नेता डीमोनेटाइजेशन पर बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि आज सब लोग जान चुके हैं कि इट वॉज अ बिग फेल्यूर। इट वॉज नॉट ओनली अ फेल्यूर, इट वॉज एन अटैक ऑन द पुअर। जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, उनको जो इसका खतरा हुआ है वो जानते हैं। और प्रधानमंत्री इसलिए हमने बहुत बड़ा काम किया, इस प्रचार भी नहीं करते, इसका नाम नहीं लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता था, आप तो भाजपा में रहे हैं और टॉप पे आप रहे हैं। मान लीजिए मोदी जी इस तरह से कर रहे हैं, और तो ये क्या जादू उनके पास था कि पूरी भाजपा को उन्होंने अपने मतलब एक तरह से जेब में रख लिया, और भाजपा के अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आती कि भाई ये गलत हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाजपा तो दावा है कि आप थोड़ा सा इंतजार करिए।
बिल्कुल आने लगेंगी जब भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल ग्राफ, इलेक्टोरल ग्राफ नीचे जाएगा, तब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही आवाज उठेंगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी में एक वैक्यूम आ गई। अटल जी 2004 में उन इलेक्शन में हार गए थे और उसके बाद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके थे। आडवाणी जी 2009 उनके लीडरशिप में पार्टी फिर से हार गई, तो वो उनको मार्जिनलाइज किया गया। तो ये जो लीडरशिप वैक्यूम हुई, उसका पूरा लाभ नरेंद्र मोदी जी को मिला। और उनमें एक कला है, वो अच्छे भाषण देते हैं और लोगों पर एक सम्मोहन डालने की एक क्षमता है, तो लोगों ने इन पर विश्वास किया। लेकिन अब मैं पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां गया हूं, मैं सबसे एक सवाल पूछता था कि ये बताइए कि 2014, 17 और 2019 की तुलना में 2022 में नरेंद्र मोदी, इनकी लोकप्रियता क्या उतनी ही है या बढ़ी है या कम हुई है? और 100% लोग कहते थे कि वो लोकप्रियता नहीं रही है, वो लोकप्रियता बहुत घट गई है। ठीक है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट गई, मान लीजिए हम मान में लेते हैं, तो कौन है जो राष्ट्रीय स्तर पर उनको चैलेंज करेगा या किसके इर्द गिर्द? जैसे यहाँ अखिलेश यादव एक विकल्प बन के उभरे हैं उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए जनता भी, उनके जो लोग भी चेंज चाहते हैं वो अखिलेश यादव की तरफ जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे आपको क्या लगता है कि कौन विकल्प बन के उभर सकता है, किसमें क्षमता है? देखिए, इस सवाल का जवाब आज हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इस सवाल का जवाब समय आने पर लोगों के सामने इसका जवाब आ जाएगा, क्योंकि लोग विकल्प चाहते हैं। ये मोदी के भक्त और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हमेशा सवाल उठाते हैं कि मोदी नहीं तो कौन, इफ नॉट मोदी हु? इफ नॉट, ये कोई बात नहीं कि 140 करोड़ आबादी की इस समाज में, इस देश में कोई नेता नहीं है। ये लोग क्या कर चाहते हैं, इसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बनाना चाहते हैं, मोदी वर्सेस वन मोर पर्सन। हमारा लोकतंत्र ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, यहाँ तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसका मतलब क्या है रामदत्त जी, इसको हमें समझना होगा कि यहाँ विभिन्न राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं, इन क्षेत्रीय दलों का महत्व 2024 में बढ़ने वाला है। जो कोई आगे गठबंधन आएगा, इट विल बी अ फेडरल कोएलिशन। तो ये कांग्रेस के साथ होगा या कांग्रेस? बिल्कुल कांग्रेस के साथ होगा, क्योंकि कांग्रेस अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकती है और विकल्प नहीं बन सकती है। और ये क्षेत्रीय दल अपने बलबूते पर विकल्प नहीं हो सकती है। तो जो भी विकल्प बनना है, जो गठबंधन बनेगा, वो बिल्कुल बनेगा वह क्षेत्रीय दल प्लस कांग्रेस पार्टी। अच्छा, मैंने देखा और इसमें आप कांग्रेस को मजबूत करने की बात भी आप कहते हैं, तो लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस खुद को मजबूत करने का काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, और ये हो कर रहेगा, क्योंकि किसी भी विकल्प के लिए, नेशनल ऑल्टरनेटिव के लिए एक मैग्नेट चाहिए। किसी मैग्नेट के बिना ये सारे जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्योंकि ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, सबसे बड़ी पार्टी भी कोई 50 से ज्यादा उनकी सीटें नहीं रहेंगी। तो विकल्प मजबूत होना है तो एक नेशनल पार्टी ही इसकी मैग्नेट बन सकती है, और वह है कांग्रेस। नहीं, लेकिन अभी जिस तरह से कांग्रेस चल रही है उससे लोगों को भरोसा नहीं होता, उससे लोग इंस्पायर नहीं होते। आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को अपने संगठन में और नीतियों में बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, काम करने के तरीके में? आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस को मजबूत भी करना है, कांग्रेस को ठीक भी करना है। यानी कांग्रेस रिवाइव भी होनी चाहिए और कांग्रेस रिफॉर्म भी होनी चाहिए। क्या रिफॉर्म होना चाहिए? सबसे पहले उनकी नीतियां
उनकी जो पॉलिसीज हैं वह फिर एक बार प्रो पुअर बन जाए, प्रो पीपल बन जाए। कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में जनता में एक आम जनता के प्रश्न कांग्रेस सरकार अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाई। तो उनकी जो आर्थिक नीति है वह प्रो पीपल प्रो पुअर बनना चाहिए, और इसमें से रोजगार कैसे पैदा हो, केवल भाषण देने से या मैनिफेस्टो में आश्वासन देने से बनेगा नहीं। इनके मजबूत पॉलिसीज चाहिए कि ऐसी अर्थनीति चलाएंगे जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ भी होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो कौन से सेक्टर्स हैं जहां एम्प्लॉयमेंट के लिए गुंजाइश है, और उन सेक्टर में जो करना है वो जनता को समझाना होगा और उसमें कमिटमेंट दिखानी होगी। ये एक बात है। और इसके साथ साथ समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस से अलग हो गया, दूर हो गया। उत्तर प्रदेश में ही देखिए, एक जमाने में दलित वर्ग पूरा कांग्रेस के साथ था, मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ था, और भी कुछ समाज के वर्ग थे जो कांग्रेस के साथ थे, वे हट गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए वो किसी जाति का राजनीति नहीं करती है, जाति की पॉलिटिक्स नहीं करती है, ना धर्म की करती है, नहीं करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन सबको साथ लेकर चलना, सबका विश्वास प्राप्त करना, यह बहुत कठिन काम है। और इसके अलावा एक दूसरा बहुत बड़ा काम जो होना है कांग्रेस पार्टी में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन, जमीनी स्तर पर कांग्रेस को खड़ा करना। संगठन सब जगह चल रहे हैं, और भारत के राजनीति में दो परिवार हैं, एक है संघ परिवार और दूसरा है कांग्रेस परिवार। संघ परिवार कभी टूटा नहीं है। आप देखिए कि 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, लेकिन जनसंघ में कभी फूट नहीं हुआ। और इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है।